अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब पहले ही शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, वहां अब सिंध के लिए भी खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब पंजाब के मुतअद्दिद अजला में तबाही मचा चुके हैं और अब दरियाए सिंध में आने वाला सैलाबी रेला मुमकिन तौर पर सिंध के मुतअद्दिद अजला को नुकसान पहुंचा सकता है। सितम यह है कि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को मुतला किया है कि हरीके और फिरोजपुर के मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रेलों ने सूबे के 25 अजला को मुतासर किया है, जहां 4100 देहात जेर आब आ गए हैं और 41,51,000 से जायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। अब तक 56 अफराद जामबहक हो चुके हैं, जबकि 20 लाख से जायद अफराद और 15 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन के लिए 425 इमदादी कैंप और 500 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक हेड पंजनद अगले 24 घंटों में अपनी मुकम्मल गुंजाइश यानी 6 लाख क्यूसेक से जायद की सतह पर पहुंच जाएगा और सूबे भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तूफानी बारिशों का भी खतरा है। चनाब का जो पहला रेला था वो आपके इल्म में है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। अगले 12 से 18 घंटे में त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक, ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। अब जब ये त्रिमू का पानी मजीद आएगा तो मुल्तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मुल्तान और जनूबी पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हमीद सिंधु के मुताबिक हेड त्रिमू से आने वाला 5,43,000 क्यूसेक का रेला 36 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा, जिससे हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के बंदों पर दबाव बढ़ सकता है और अगले 72 घंटे मुल्तान के लिए निहायत नाजुक हैं। CPO मुल्तान ने बताया कि जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल खराब होने के बायस पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है। मौजा बीट मुला वाली के मुकाम पर रात को फ्लड बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां जेर आब आ गईं। पानी की सतह बुलंद होने से मर्द, औरतें और बच्चे सैलाब में फंसे हुए हैं। सैकड़ों अफराद ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद और अखराज से मुतालिक PDMA ने खबरदार किया है कि 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मौजूद है, क्योंकि गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक है। सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक है। मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। खानकी हेडवर्क्स के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसेक है। कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,41,000 क्यूसेक है। हेड त्रिमू के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 56,000 क्यूसेक है। शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 93,000 क्यूसेक है। ब्लॉकी हेडवर्क्स के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसेक है। हेड सदनाई के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक है। सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने में मॉनसून की मुसलसल बारिशें भी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक 9 सितंबर तक 10वें स्पेल के तहत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और जनूबी पंजाब के इलाकों में तूफानी बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात की आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सूबा सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर पारकर में रिकॉर्ड की गई। थर पारकर के इलाके नगर पारकर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि क्लोई और डेप्लो में बिलतरतीब 30 और 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मंगला के मुकाम पर सबसे ज्यादा 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि इसके अलावा झेलम में भी 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। सैलाबी रेलों के दौरान हादसात भी अफसोसनाक पहलू बन गए हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन के इंखला के दौरान कश्ती उलटने से एक बुजुर्ग खातून और 4 कम उम्र बच्चे जांबहक हो गए। कश्ती में 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 25 को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सिर्फ मुल्तान में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद और इतने ही मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सूरत हाल सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बल्कि पानी का बहाव अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि हेड पंजनद पर पानी की सतह बढ़कर अगले 24 घंटों में 6.5 लाख क्यूसेक से तजावुज करने का खदशा है। यह रेला कोट मिठन से होता हुआ
2 दिन बाद सिंध के गुड्डू बैराज पहुंचेगा, जहां पानी की मिकदार 7 से 8 लाख क्यूसेक तक जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि सूबाई हुकूमत ने 8 लाख क्यूसेक के मुमकिना रिले के लिए तैयारी कर रखी है, लेकिन साथ ही यह भी तस्लीम किया है कि कच्चे के रिहायशी अपनी जमीनों और मवेशियों के साथ नकल मकानी पर तैयार नहीं होते, जिससे उनकी जानों को शदीद खतरा लाहक है। और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा। लेफ्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है, कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए। वाज़ेह रहे कि यह बहरान पाकिस्तान के लिए महज कुदरती आफत नहीं बल्कि आबी सलामती और कौमी मईशत का मसला बनता जा रहा है। भारत की जानिब से दरियाओं में अचानक पानी छोड़ने के वाक़यात और मौसमियाती तब्दीलियों के तहत गैर मुतवक्के बारिशें पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़े सवालात खड़े कर रही है। इंडस वाटर ट्रीटी की भारत की जानिब से यकतरफा मुअत्तली के बायस पाकिस्तान को अक्सर बहुत कम वक्त के नोटिस पर इत्तला मिलती है, जिससे बर वक्त तैयारी मुमकिन नहीं रहती। दूसरी तरफ अवामी सतह पर भी इनखला के दौरान अदम ताउन और हुकूमती इंतजाम पर अदम एतमाद सूरत हाल को मजीद गंभीर बनाते हैं। इस वक्त सिंध और पंजाब के दरियाओं में सैलाब की क्या सूरत हाल है, बात करके हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू बैराज पर हमारे नुमाइंदा जांचिर खान, जबकि हम बात करेंगे हेड पंजनत पर हमारे नुमाइंदा ज़ियाउल हक शहजाद से भी, और मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर हमारे नुमाइंदा नुमान खान बाबर मौजूद हैं, जहाँ आज काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। जलालपुर पीरवाला की जो तहसील है वहाँ काफ़ी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है। पहले चलते हैं नुमान खान बाबर की तरफ। ये नुमान बताइएगा क्या सूरत हाल है मुल्तान की? आज जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, काफ़ी वहाँ पर तबाही हुई है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? और एक और रेला भी 4,14,000 क्यूसेक का आ रहा है पीछे। जी बिल्कुल, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से भी 4.5 लाख क्यूसेक का जो पानी है रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि इसके साथ साथ हेड त्रिमू से जो है 5,43,000 क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त चनाब में दाखिल हो चुका है। पानी की सतह दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। सूरत हाल जबकि इस वक्त बस्ती जलालपुर पीरवाला है जो मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर कल भी कश्ती उल्टी थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से 5 एक्सपायरी हुई और इसी तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको महदूद कर दिया गया और उसके लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पेसिफिक ही ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जब अब रात हो चुकी है तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त क्लोज किया गया है। लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत घरों से आ रहे हैं। 138 बस्तियां हैं जो हैं ज़ेरे आब आई हैं, जबकि 5 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 3.5 लाख का इनखला किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर दरपेश है, रेस्क्यू के पास लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं उस तरह से मौजूद नहीं है और इसी तरह से बोट्स की भी कमी है और इसीलिए लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत ही अपने घर छोड़ रहे हैं। और उसके साथ पैनिक सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो गई है यहाँ पर क्योंकि पानी का मजीद रेला जो है 5,43,000 क्यूसेक का आ रहा है, जो कि इस वक्त चनाब में शामिल हो चुका है और पैनिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से 15 पर अब कॉलें की जा रही हैं। लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में इवन जहाँ पर लोग जो निकलना नहीं चाह रहे थे पहले, अब वो कॉलें कर रहे हैं। न सिर्फ कॉलें कर रहे हैं बल्कि घरों की छतों पर भी मौजूद हैं। इसी तरह से जो उनके घर के दरख्त बड़े ऊंचे हैं उस पर बैठे हुए हैं, जिनके निकालने के हवाले से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन मसाइल ये कि अंधेरे में तमाम बस्ती जो है वो डूबी हुई हैं, बस्तियाँ डूबी हुई हैं। बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी धर्म भरम होकर रह गया, जिसकी वजह से मसाइल जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वक्तन फवक्तन बारिश का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि मौसम की शिद्दत है। जिन लोगों को बंदों पर पहुंचाया गया था या फिर खैमा बस्तियों में पहुंचाया गया था वो वाटर प्रूफ नहीं है खैमे, जिसकी वजह से पानी जो है उन खैमों के अंदर दाखिल हो गया। मच्छर भी है, गैस्ट्रो की वबा भी बच्चों में फैल रही है और उसके साथ साथ स्किन के इशू भी काफ़ी ज़्यादा अब क्रिएट हो गए हैं। और सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से भी जो है अपील की जा रही है कि वो मुश्किल की घड़ी में जो है सैलाब मुतासरीन का साथ दें, उनको घरों से निकालने में मदद दें। अगर प्राइवेट बोट्स हैं तो वो लेके आएँ ताकि वो भी रेस्क्यू की जो सरगर्मी है उसको वो बूस्ट अप कर सकें। जी हेड पंजनत की जानिब बढ़ते हैं, जहाँ हमारे नुमाइंदा ज़ियाउल हक शहजाद मौजूद हैं। ज़ियाउल हक शहजाद ये बताइएगा क्या सूरत हाल है? पानी का बड़ा रेला इस वक्त तकरीबन 6 लाख तक का गुजर रहा है वहाँ से, क्या सूरत हाल है? ये उम्मीद है कि सेफली वहाँ से ये रेला गुजर जाएगा? जी समर, यहाँ पंजनत बैराज पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त, जहाँ से 6 लाख क्यूसेक का एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बायस आगे जो दरिया के जो बंद हैं उनके पुश्तों पर शदीद दबाव है।
जिसके बाद यहाँ पर जो हेड पंचायत इंतज़ामिया है और दीगर जो इनका टेक्निकल स्टाफ है वो पानी को मॉनिटर कर रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स का भी सिलसिला जारी है कि पानी के फ़्लो को कम करने के लिए यहाँ पर एक मड वाला का पॉइंट है RMB, वहाँ पर उसको ब्रीच करने के हवाले से इनकी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मिंचन बंद है वहाँ पर भी पानी के तेज़ बहाव और शदीद दबाव के बायस आज यहाँ पर दिन में 4 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर रत्तुल डाल, बस्ती अनायतपुर और इसके अलावा रसूलपुर और बल्ला जुलन के करीब वहाँ पर शगाफ पड़े हैं। तो जिसके बायस वहाँ पर लोगों ने और इंतज़ामिया ने अपनी मदद आप के तहत और लोगों ने वहाँ पर जो है शगाफ को बंद किया है, वहाँ पर पत्थर डालकर मट्टी डालकर उसको बंद किया है, लेकिन अब भी वो सूरत हाल को इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं पानी के तेज़ फलाव के बहस, और वहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर उशरीफ के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें रत्तुल नाड़ा वाली है, सर्राबाद है, बकरी है और इसके अलावा बिडानी, चक किहल, बेड बख्तियारी, जागीर सादकाबाद, शिकरानी और मौजा गमानी, ये इलाके जो है इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है और यहाँ पर घरों में कई फुट तक पानी दाखिल हो चुका है और लोग जो है घरों की छतों पर बैठे हैं और रेस्क्यू टीमें भी इन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद सैलाब मुतासरीन की है। रेस्क्यू टीमें अपने दस्तयाब वसाइल के मुताबिक उन्हें रेस्क्यू तो कर रही हैं, लेकिन इस वक्त भी सैलाब मुतासरीन जो है अपने दरिया के इलाकों में छतों पर रेस्क्यू टीमों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो दरिया के मिंचन बंद पर भी एक बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद हैं। इस वक्त उन्हें टेंट की अशद ज़रूरत है, चूँकि आज यहाँ पर दिन में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। PDMA की जानिब से भी इन इलाकों में बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं, तो इस वक्त यहाँ उन्हें टेंट की भी ज़रूरत है और इनके अलावा जो उनका माल मवेशी है उसके चारे की भी ज़रूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर रिलीफ कैंप एक्टिव कर रखे हैं, वहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन को खाना वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है, उस हवाले से ये कैंप्स इंतहाई नाकाफ़ी हैं। तो यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका यही कहना है कि उन्हें फिलफौर यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और इसके अलावा जो वो खुले आसमान तले बैठे हैं उनको वहाँ टेंट्स फराहम किए जाए और उनके जो जानवर हैं उनके माल मवेशी उनके लिए चारा फराहम किया जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं फसलों के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त हज़ारों एकड़ रकबा जो है उस पर खड़ी फसलें जो है सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं और पानी जो है इस वक्त तकरीबन मेंचन बंद जो कि हिफाजती बंद है उससे टकरा चुका है और तमाम इलाके सैलाबी पानी की लपेट में हैं। जी ठीक हो गया। चले अब बात करते हैं गुड्डू बैराज की, जहां हमारे नुमाइंदा जांचीर खान मौजूद हैं। ये बताएगा जांचीर खान, क्या सूरत हाल है गुड्डू बैराज की? आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब तो कह रहे थे कि 8 लाख तक का रेला वहां से गुजार लेंगे, आसानी से इंतजामात इतने हैं, सिल्टिंग की वजह से कैपेसिटी के इशूज़ भी आए हैं, क्या वहाँ पे इंतजामात बताए जा रहे हैं? और सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है कि आसानी गुजर जाएगा, तो हालात क्या है वहाँ पे? देखें समर, इस वक्त 4 लाख क्यूसेक का जो बड़ा सैलाबी रेला इसे कह सकते हैं ये गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। कच्चे के जो इलाके हैं पहले तो उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं ये सैलाबी पानी जो है ये कटाव ना करे। दरियाए सिंध जो है ये जो गुड्डू बैराज है बहुत बड़ा बैराज है, तकरीबन 12 लाख क्यूसेक इसकी कैपेसिटी है। अब जो अप स्ट्रीम है वो तकरीबन 4 लाख है और डाउन स्ट्रीम के ऊपर 3,70,000 क्यूसेक पानी इस वक्त जा रहा है। अप स्ट्रीम बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की तो वहाँ पे शहरी आबादी को बचाने के लिए 3 फ्लड बंद हैं जो डाउन स्ट्रीम के ऊपर हैं, जिनमें सबसे अहम बंद केके बंद, जिसे यहाँ के मकामी लोग कच्चा केटी बंद कहते हैं, बेसिकली कश्मोर कंदकोट बंद है, यानी इन दोनों शहरों को उसने बचाना है। और साथ साथ कंदकोट में यहाँ पर गैस फील्ड है जो इंतहाई अहमियत की हामिल है। साथ इसके जो केके बंद के साथ है वो तूड़ी बंद है जिसने कश्मोर को बचाना है, दादू को बचाना है, लड़काना को बचाना है, जैकबाबाद को बचाना है। अगर हम राइट उसमें जाएं, ये दोनों बंद जो हैं इंटैक्ट हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। पानी अभी तक इनमें कोई शगाफ नहीं किया है पानी ने, क्योंकि यहाँ पर मुसलसल डंपिंग जारी है हुकूमत की जानिब से, इनको सेफ़ किया जा रहा है, एक्सीवेटर लगे हुए हैं। अब अगर हम लेफ़्ट की तरफ देखें तो लेफ़्ट की तरफ जो है यहाँ पर जो बैंक जो यहाँ पर वो है बंद है वो शैंक बंद है। इस शैंक बंद ने पूरा जो घोटकी सिटी है उसको बचाना है और साथ साथ ऑयल यहाँ पर गैस फील्ड है कादरपुर, उसका इसने वो करना है। अब हुकूमत जो है सिंध हुकूमत, उनका ये कहना है कि हम जो है वो जेस्पर बना रहे हैं, फर बना रहे हैं, ताकि डायरेक्टली जो है जो डाउन स्ट्रीम है पानी जो जा रहा है वो जाकर केके बंद को हिट कर रहा है तो वो उसको डायरेक्टली हिट ना करे, क्योंकि डायरेक्टली उसको हिट करने से उसमें शगाफ पड़ सकता है। मुसलसल
डंपिंग का अमल जारी है इस दरिया में। अब उन्होंने जैस्पर बनाए हैं 2-3 मकामात पर कि पानी पहले उस जैस्पर को लगे और उसका प्रेशर जो है वो कम हो और उसके बाद जाकर के बंद से टकराए, क्योंकि ये जो गुड्डू बैराज है ये तकरीबन 11 से 18 मील के ऊपर जाकर एक बड़ा सा टर्न लेता है। ये बताया जाकिर खान के वज़ीर आला सिंध तो ये बता है। रहे थे कि जो है कुछ हुई है नकल मकानी लोगों की इवैक्यूएशन हुई है, तो निकले लोग कच्चे के इलाके से और जो बस्तियां मुतासर हो सकती है वहां से, कोई बनी है वहाँ पे खैमा बस्ती वगैरह? देखिए समर, 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर चुका है। तब जब ये पानी आया था, दरियाए सिंध ने कटाव किया था, उसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों को उन्होंने एवोक्यूएट किया था, जिनमें घियलपुर के इलाके थे, साथ साथ गोट था, मज़ारी गोट, और साथ में अनवर अली चच्चड़ गोट था। वहाँ से उन्होंने लोगों का इनखला कराया, एवोक्यूएट किया, फ्लड बंद पर लेके आए। यहाँ पर मेडिकल कैंप्स मौजूद थे। थोड़ी सी जानवरों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए गए, माल मवेशियों के लिए चारा जो है उसकी कमी है, क्योंकि पानी ने जब कटाव किया, फसलें डूब गई, तो वो वहाँ पर बंद के ऊपर आकर बैठे हुए हैं। अब सिंध हुकूमत और इरिगेशन डिपार्टमेंट इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर 7 से 8 लाख तक यहाँ से एक रेला बड़ा गुजरता है तो डेफिनेटली दोबारा दरिया सिंध जो है वो कटाव करेगा, और इस बार ये कटाव जो है ज़्यादा हो सकता है रकबे पे, क्योंकि ये ज़्यादा पानी आ रहा है। लेकिन उसके लिए जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो हुकाम है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि हमने पूरा सुपर फ्लड के लिए भी हम लोग यहाँ पर रेडी हैं। बहुत शुक्रिया जाकिर खान आपका, ज़ियाउल शहजाद आपका और नुमान खान बाबर आपका, आपने अपडेट किया सैलाब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पंजाब और सिंध के दरियाओं में। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, चूँकि अभी जो है सैलाब हेड पंजनत से दाखिल होना है, 9 सितंबर को ये गुड्डू बिराज तक पहुँचेगा, लेकिन पीछे एक और रेला जो है वो भी अब हेड मोहम्मद वाला की जाने बढ़ रहा है। तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का ये रेला बताया जा रहा है। अब मज़ीद इसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो इस वजह से भी परेशान कुन है कि बारिशें जो है 10 स्पेल मानसून का वो भी इस वक्त जारी है। पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी बारिशें आज से शुरू होनी है, जिससे सिंध के अंदर कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात भी बताए जा रहे हैं। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में और सेनेट से स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर तशवीश पाई जाती है, जिसका इजहार तो नहीं किया जा रहा, लेकिन खामोशी से इस्तीफ़े दे दिए गए। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर अगर देखा जाए तो 77 में से अब तक तकरीबन 25 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े नहीं दिए। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इमर्ज हो रहा है? और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि ज़मीनी इंतखाबात का जो बाइकआउट का फैसला था और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, क्या इस पॉलिसी में तहरीक इंसाफ को कामयाबी हो सकती है, या हुकूमत जो है इस पर किसी किस्म की कोई नरमी दिखाएगी अगर मामला आता है मुज़ाकरात की जाने? बात करके हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, अपने ज्वाइन के प्रोग्राम में ये बताएगा कि क्या लग रहा है सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या बन रहा है? एक तरफ मामलात शदीद मुदाहमत की तरफ जाते जाते फिर लग रहा था कि मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के बयान आए थे बैरिस्टर गौहर की जानिब से, लेकिन फिर उसके बाद फिर कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देना और साथ साथ जो है वो ज़मीनी इंतखाबात के बाइकआउट की तरफ जाना। इससे लग तो यही रहा था कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी मुफाहमत की तरफ भी नहीं जा रही, तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? तहरीक इंसाफ अपना नुकसान नहीं कर रही, एक एक करके अपनी जो स्पेस है वो भी लूज करती जा रही है? देखिए, बात यह है कि जो एक टेम्परेचर नीचे लाने की जिम्मेदारी है वो तो हुक्मरानों की है, क्योंकि देखिए ताकत तो उनके पास है। जब आप जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के साथ जो सलूक हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ, फिर जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ जिस किस्म का सलूक हुआ, ऐसे हालात में टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में दो कुव्वतें हैं। एक रियासत के पास ही होती है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान के पास है। पहले पाकिस्तान में हमेशा ये दोनों ताकतें जो हैं वो एक ही पलड़े में रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की जो बेइंतहा मकबूलियत है और जो मजीद बढ़ती जा रही है, जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल पलड़ा है वो एक तरफ है और जो कर्ज़ पावर का पलड़ा है वो दूसरी तरफ है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी है जो कि कम होने में नहीं आ रही। और सच्ची बात तो ये है
कि मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही साइडें जो हैं वो मुआवजे का इंतज़ार कर रही हैं। एक इस मुआवजे के इंतज़ार में है कि कुछ हो जाए और इमरान खान की पॉलिटिकल पावर जो है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरे ये समझते हैं कि कुछ हो जाए और उसके नतीजे में हमें मुकम्मल कामयाबी मिल जाए। ये दोनों ही जो सूरतें हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम क्या होने दे रही हैं, ये तो रोज़ उसको बढ़ाने में सही। मोहम्मद मोअव्वल साबित हो रही है। लेकिन फवाद साहब, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या कि तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जो है उसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं? तो ऐसी पॉपुलैरिटी का क्या क्या फ़ायदा? देखिए, बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 ही तरीके हैं ना, या तो इमरान खान अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जो है उसको पीछे कर दें और वो नवाज़ शरीफ साहब की तरह या बाकी जैसे हुआ है वो कोई डील कर लें। इमरान खान उस पे तो तैयार नहीं है, और जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो डील नहीं करेंगे। देखिए, उनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उन्हें मजबूर करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी तबीयत ऐसी है, फिर और भी फैक्टर्स हैं। सच्ची बात ये है कि वो बड़े अकीदे वाले आदमी हैं, और ऐसे लोगों को ज़रा मुश्किल है, और इसके नतीजे में मुझे नहीं पता कि ये जो सूरत-ए-हाल है कि जिस तरह से एक ये पॉलिसी है कि हम इसको बढ़ाते जाएँगे तो शायद इमरान खान टूट जाएँगे या कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात ये है कि देखिए ना, पीटीआई जो है वो तो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती। अभी तक दोनों में फ़िलहाल तो एक ही कंसेंसस हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं। और जिसके नतीजे में जो एक इमरान खान की ज़ात है, वो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन पार्टी जो है वो किसी इफ़ेक्टिव किरदार अदा करने की पोज़ीशन में जो है वो नहीं रही। दूसरी तरफ हुकूमत को उसका नुकसान ये हुआ है कि पीटीआई को ख़त्म करने के बाद आपने जो सेक्रेटेरियन और अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग हैं, पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनको आपने मजबूत कर दिया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी वफ़ाकी जमात जो है, वो आप देखिए ना कि वो अगर आप देखें नेशनल असेंबली भी, सेनेट भी, तो वो अपने आप को सेक्रेटेरियन कुव्वतों और अल्ट्रा नेशनलिस्ट कुव्वतों को लीडरशिप में दे रही है, जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक नापसंदीदा तो बात है। फवाद साहब, इसमें फिर वे आउट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो बेहतरीन वे आउट क्या हो सकता है कि वो ज़ाहिर है जब आप मुफाहमत भी करते हैं उससे पहले एक भरपूर मुज़ाहमत होती है, तब जाके मुफाहमत होती है। तो फिर वे आउट क्या है तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा हालात के अंदर? देखिए जी, पाकि सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि नुकसान हो रहा है। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं या मैं ये बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों के नज़दीक तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चूँकि 93 से हुकूमत को बड़े करीब से देख रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत इन ओहदों के ऊपर ये होती है कि आप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके नाम आप टिक करते हैं। जो नाम आप अप्रूव नहीं करते मुलाकात के लिए, वो आपसे मिल ही नहीं सकते। लिहाज़ा आपको सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरफ आपने इशारा किया है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को नीचे लाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अंदर हमें टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका कोई एहसास है नहीं, और जब तक ये नहीं होगा बाकी सारे तो सिर्फ़ मशवरे ही हैं, और मेरी आपकी तो ज़ाहिर है सही है। हैसियत नहीं है कि और उनको आपने सुना। जो फवाद साहब बात की थी कि कौमियत पसंदी की बात की कि कौमियत पसंद लीडर जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, या एक मजहबी जो रहनुमा है वो ऊपर आ रहे हैं, तो वो तो तहरीक साहब का अपना फैसला है। तहरीक साहब के अपने लोग भी तो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। सेनेट के अंदर जो है राजा नासिर अब्बास साहब को देना अपोजिशन लीडर का होता, या कौमी असम्बली के अंदर महमूद अचकज़ई को देना, यह तहरीक साहब की अपनी स्वाबदीद है। किसी ने मजबूर तो नहीं किया उनको, उनके अपने बाकी लोग भी मौजूद है पार्टी के अंदर, बल्कि पार्टी के अंदर जो है इस चीज़ के ऊपर मुज़ाहमत पाई जाती है कि पार्टी के अपने लोगों को ये ओहदा दिया जाए बजाय से कि ये बाहर दिया जाए किसी को। लेकिन समर बात ये है ना कि पार्टी पे जो लोग हैं उनका कद नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें, आपने पहले तो आपने तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को बाहर ही कर दिया। मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ में तो जो पार्टी का असल काडर है वो तो आ ही नहीं सका, उनको जेलों में डाल गया, उनको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, उनको तो आपने वैसे ही फारिग कर दिया। और जो मौजूदा लीडरशिप है उसका तो इतना कद नहीं है। इमरान खान क्यों जो है वो महमूद अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोज़िशन बनाना चाहते हैं, या नासिर अब्बास साहब को बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ में जो काडर है उसको ख़त्म करने के बाद कोई कद का आदमी नहीं बचा कि जिसको जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। असद और कैसर है कौमी मेरी असम्बली के अंदर सीनियर आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ये ओहदा दिया जा सकता था। बैरिस्टर गौर साहब खुद बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के मेंबर नहीं, हैं वो तो और वो पार्टी के तो बड़े उमर लोग अयूब हैं। पर
उन्होंने उमर अयूब को दिया था, लेकिन उमर अयूब को डिस्क्वालीफाई किया गया और आपके सामने है कैसे किया गया। उसके बाद जो है वो इमरान खान समझते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये करना है तो फिर हम आपके साथ वो कर रहे हैं। सो दोनों तरफ ही एक्चुअली इसके नतीजे में पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान सही को है। तो नुकसान हो रहा है और लेट्स सी। तो फवाद साहब ये बताइएगा कि अब कुछ इंतजामी तब्दीलियों की तरफ ही मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के बारे में सुना जा रहा है। ज़रा फिलहाल ज़रा सैलाब की वजह से सूरत हाल रुक गई है। इस सिलसिले में जो पेशरफ होनी थी वो रोक दी गई है। पहले NFC के ऊपर होनी थी मीटिंग, उसके बाद फिर ये तरमीम की तरफ मामला जाना था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें अब तक सामने आ सकी हैं, उसके जो खदोहाल सामने आ सके हैं कि कुछ NFC के हवाले से भी एक पॉलिसी तब्दील होनी है और साथ साथ जो है BISP को जो है वो सूबों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली जाए और सूबों के अंदर भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी बलदियाती सेटअप को लेकर भी जिसमें जो तरमीम होनी थी। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर इंतजामी तब्दीलियाँ जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा सुकम है और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई दो राय जो है वो नहीं है और अनफॉर्चुनेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चूँकि सिंध और पंजाब में एक अपने आप को यूँ तक़सीम कर लिया है कि सिंध में हम लोग हुक्मरानी करेंगे, पंजाब में हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इसके नतीजे में शरीफ और ज़रदारी फैमिली जो है, उसका ये इंटरेस्ट हर्ट होता है जब हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये तरामीम करते हैं। अब ये तरामीम बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स ने फिefdoms बना लिए हैं पर्सनल, इतना ज़्यादा पैसा तो कभी अकबर बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स खर्च करते हैं। आपके सामने है बलूचिस्तान में जो फंड्स गए और जिनका हशर-नशर हुआ। आपके सामने है पंजाब में जो हो रहा है, आपके सामने है KP में, सिंध में जो हो रहा है। सो ये तो लाज़मी है कि ये तरामीम हो और अब तक की जो तरामीम का जो जैसे मोहम्मद मालिक बता रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ज़ाहिर है कि मीडिया से ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी हैं कि उनको जो है वो लाया जाए। लेकिन डेवोल्यूशन होना बड़ी ज़रूरी है। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लाज़िमन नाफ़िज़ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे जाने चाहिए। अब तो फवाद साहब एक और लेकिन डिबेट पाकिस्तान के अंदर आजकल शुरू है, अब बड़े जोरों पर है कि नए सूबे बनने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों ये इंतजामी यूनिट छोटे नहीं बन सकते? क्या ये बेहतर गवर्नेंस के लिए ये नहीं होना चाहिए? नहीं, बन सकते हैं, लेकिन इसकी बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान में पहले आपने 1947 में पंजाब को 2 टुकड़े किया, 20 लाख आदमी यहाँ पे 15 से 20 लाख आदमी जो है उसकी जानें गई। बंगाल की तक़सीम हुई तब भी ऐसे हुआ था, सो इसलिए आप उसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अगर छोटे सूबे बनाने हैं तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें, आप उस तरफ आ नहीं रहे। नवाज़ शरीफ क्यों चाहेंगे या शहबाज शरीफ क्यों सियासी चाहेंगे लीडरशिप का कि चाहना या ना चाहना वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत तो है। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान की जरूरत तो है कि छोटे सूबे बनने चाहिए। लेकिन लीडरशिप का कंसेंसस चाहिए होता है ना। ठीक है, यानी इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए, इस पे जो है एक प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली इनिशिएट जरूर होना चाहिए। देखिए, इनिशिएट क्या होना है, जो सबसे अहम शर्त है जो जिसके लिए आप सूबे बनाना चाहते हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जो आर्टिकल 140A में पहले ही लिखा जी हाँ। हुआ है। आप उसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहे। बाकी आप जो है वो नई डिबेट्स जो है वो तो शुरू कर लें और होनी भी चाहिए, कोई शुबा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इस नए सूबों की तरफ बढ़ने का सबसे अहम कदम जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और प्रोविंशियल फाइनेंस सही। कमीशन वो लोग जो आपके टीवी पे नहीं समझते उनके लिए कि पैसा जो है जब सूबे के पास जाएगा तो वहां से वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी हाँ। जो है वो चलेगा। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने 100-150 अरब रुपए की एलिवेटेड मोटरवे बना रहे हैं, गुलबर्ग से लेके मोटरवे। हर चीफ मिनिस्टर पंजाब का आता है, उसका दिल होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें ठेकेदार पैसे बना सकें, और क्यों बना सकें आपको मुझे पता है। सही अब है। उसके बाद आप हमारे मतलब जेलम में हमारी डुअल कैरिज वे है, उसके लिए आप 10 अरब रुपया जो है वो नहीं दे पा रहे। नहर का प्रोजेक्ट आपने रोक दिया, पानी के प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। सही है। तो इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। आपने सूबों को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आप जो है वो शामिल नहीं कर रहे। आप सारा पैसा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के को अपना प्रोजेक्ट्स बना के उन पे लगाई जा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। सही है। अच्छा फवाद साहब, कमिंग बैक टू द PTI, ये बताएं कि जिस तरह से इमरान खान ने ये अपनी पार्टी को ये कहा कि आप फौरी तौर पर निकल जाएं कायमा कमेटियों से, और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी ना जाने के वाले से अहकाम जारी किए, आप उन्हें ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले चंद महीनों में तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर तो नहीं निकल आएगी? ये 100% बाहर निकल आएगी। कोई इसमें शुबा ही नहीं है।
उसकी वजह ये है कि देखिए असेंबलियों में इमरान खान को असेंबलियों में होने या ना होने का क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान के लोग इन एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स के साथ तो नहीं ना खड़े। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आपने पार्टी तो पीटीआई, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ, उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं रह गई। तो इट्स इमरान खान एंड द पीपल। और लोग भी ये समझते हैं और इमरान खान समझते हैं कि इन असेंबलियों में रहने का हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ना ही आप कुछ स्पेस दे रहे हैं। पहले आपने जो पूरी पार्टी थी उसमें पहली बात तो है आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए, हम से सारे लोगों के तो नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो गए। सही। उसके बाद आपने जो इलेक्ट हुए उनके आपने रिजल्ट बदल दिए, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 से रिप्लेस कर दिया। फिर जो फवाद लोग साहब, पहुंच गए आपने कहा ये भी काफी नहीं है, ये उनको बताएं, सिर्फ आखिरी दस ये बताएं, जो लोग वहां असेंबली में पहुंच गए उनको भी कहा कि काफी नहीं है, आपने उनको भी निकालने का अमल शुरू कर दिया। तो सही। मुझे बताएं इमरान खान को असेंबलियों में क्या फायदा हो रहा है? तो ये बताएं कि ये जो असेंबलियों से निकलने का फैसला होगा, ये सिलेक्टिव होगा या फिर केपी की हुकूमत और असेंबली भी जाएगी साथ? ये जो मेरा अंदाजा है सिलेक्टिव होगा। आई थिंक इमरान खान, जो मेरी जो पीटीआई के जो लोग समझते हैं, जो रिपोर्ट भी करते हैं, करीब से पीटीआई की पॉलिटिक्स को देखते हैं, समझते हैं, आई थिंक दे विल कम आउट ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली एट द मोमेंट। सही है। नेशनल असेंबली से वो बाहर आएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या बनता और ये अगले 1-2 महीनों में हो जाएगा? है। टाइम फ्रेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये कोई लंबा टाइम इमरान खान नहीं लेंगे। सही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलादा की फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि सियासत के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, जिसमें ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की बनती है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये मिसरा पाक फिजाइया पर भरपूर मुवाफिक आता है, क्योंकि यही वो फिजाइया है जो पाकिस्तान की फिजाओं की सलामती की मुहाफिज है। और इस मैदान में बड़े से बड़े हरीफ पाक फिजाइया के सामने कुछ नहीं। पाकिस्तान की फिजाइया की तारीख कुर्बानियों, बहादुरी और गैर मामूली सलाहियतों से भरी पड़ी है। और इसी शानदार कारकर्दगी की तर्जुमानी आज का दिन भी करता है जब सन 1965 में पाक फिजाइया के शाहीन MM आलम ने वो कारनामा सर अंजाम दिया था जिसे रहती दुनिया तक फिजाई जंगों की तारीख में याद रखा जाएगा। और इस दिन की मुनासबत से आज मुल्क भर में यौम फिजाइया भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया, जिसमें 1965 और 1971 के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। याद रहे कि 7 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारत ने 7 सितंबर की सुबह पाकिस्तान के फिजाई दिफा में मरकजी अहमियत के हामिल सरगोदा एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निजाम ने दुश्मन के हमले की इत्तला दी। भारत के 500 तैयारों के मुकाबले में पाक फिजाइया के सिर्फ 2 शाहीन फिजा में दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने के लिए मौजूद थे। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने अपने विंग मैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर के हमरा हमला आवर दुश्मन तैयारों का फिजा में ताक़ुब शुरू किया। पाकिस्तानी तैयारों को देखकर दुश्मन ने फौरी तौर पर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। MM आलम ने मौका हाथ से ना जाने दिया और भागते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया। MM आलम ने फौरी तौर पर दुश्मन के तैयारों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू किया और 30 सेकंड में दुश्मन के तैयारों को धूल चटा दी। दुश्मन के लिए सरगोदा की फिजा में लगने वाला झटका शदीद था। बरतानवी साख्ता हंटर तैयारा जो हर लिहाज से एक बेहतर तैयारा था और पाकिस्तानी सेबर के मुकाबले में बरतर तैयारा तस्वुर किया जाता था, ताहम लिटिल ड्रैगन के नाम से मारूफ MM आलम ने बेहतर फिजाई तरबियत से दुश्मन के हमले को नाकाम बना दिया। यह कारनामा आज भी फिजाइया की तारीख में एक रिकॉर्ड की हैसियत रखता है और उनका नाम बहादुरी और जुर्रत की अलामत बन चुका है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए पाक फिजाइया ने 2019 में भारत के साथ फिजाई झड़प में एक और तारीखी कामयाबी हासिल की। उस वक्त भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पाक फिजाइया के शाहीनों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ भारतीय तैयारे मार गिराए बल्कि एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमन को भी गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत और दिफाई सलाहियत का वाज़ेह सबूत था, जिसने दुनिया भर में भारत के दावों को बेनकाब किया। पाक फिजाइया की इस शानदार लेगेसी का एक और मुंह बोलता सबूत हाल ही में सामने आया जब एक और तारीखी फिजाई मार्के में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0.
इस मार्के में भारतीय फिजाइये को ऐसी जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा कि दुनिया भर के अस्करी मुबसरीन ने इसे जनूबी एशिया की जंगी तारीख का फैसला कुन मोड़ करार दिया। पाक फिजाइये के शाहीनों ने न सिर्फ भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आलमी सतह पर एक बार फिर अपनी पेशेवराना सलाहियत और दिफाई कुव्वत को मनवा लिया। आलमी मीडिया ने भी इस लड़ाई को भरपूर कवरेज दी। अमरीकी और यूरोपीय अखबारात ने इस वाक़े को एशियाई स्काई वॉर और हिस्टोरिक एरियल बैटल के नाम से याद रखा। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने कम वसाइल के बावजूद भारत पर फिजाई बरतरी साबित कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत की राफेल तैयारों पर भारी सरमायाकारी भी पाकिस्तान के तजुर्बाकार पायलट्स के सामने बेबस दिखाई दी। चीनी और तुर्क मीडिया ने खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की और इसे भारत के लिए इबरत का सबक करार दिया। दिलचस्प अमर यह है कि भारतीय दिफाई माहिरीन ने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। भारत पहले ही पाकिस्तान के हाथों हालिया इबरतनाक शिकस्त के आफ्टर शॉक से निकल नहीं पा रहा था कि अब पाक फिजाइया ने और भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। गुज़िश्ता रोज यौम दिफा के मौका पर एक तकरीब से खिताब में पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल शहरियार अहमद खान ने इंडिया को खबरदार कर दिया है कि अगली बार तैयारे गिराए जाने का स्कोर 6-0 के बजाय 60-0 होगा। इंशाल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। ये जुमला ना सिर्फ पाक फिजाइया के एतमाद का मजहर है, बल्कि भारत को एक सख्त पैगाम भी है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर हद तक जा सकता है। यह मार्का सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं, बल्कि इसने खित्ते के तवाजुन को भी बदल दिया है। पाकिस्तान ने साबित किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी और भारी सरमायाकारी के बावजूद जज्बा, पेशावराना महारत और हिकमत अमली हमेशा फैसला कुन किरदार अदा करती है। और इसी हिकमत अमली का मजहर आज सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के मौक़िफ़ से भी मिलता है, जिनके बकौल पाक फिजाइया खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के फ़रोग़ और साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म रहेगी। एम आलम की 1965 की बहादुरी से लेकर अभिनंदन की गिरफ्तारी और अब 6 भारतीय तैयारों की तबाही तक पाक फिजाइया की तारीख एक ऐसे सफ़र की अक्कासी करती है जो कुर्बानी, इज्जत और फदा के सतूनों पर खड़ा है। दुनिया भर की नजरें अब भी पाक फिजाइया पर हैं और पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि जब भी वतन पर खतरा आएगा, उसके शाहीन अपनी रवायात को दोहराते हुए नई तारीख रकम करेंगे। इस शानदार विरासत और पाक फिजाइया की सलाहियतों से मुतालिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक तरफ हमने देखा कि दुश्मन का साइज भी पाक फिजाइया के मुकाबले में कहीं बड़ा, वहाँ पे बजट काफ़ी ज़्यादा है, सरमायाकारी काफ़ी ज़्यादा है फिजाइया के ऊपर, और साथ साथ दुश्मन के तैयारे भी जदीद, लेकिन हर बार पाक फिजाइया के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। ऐसा क्या है, वो डिफरेंस क्या है जो दुनिया भी समझना चाह रही है कि पाक फिजाइया को हर मरतबा बरतरी कैसे मिल जाती है? तो भाई सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। आपने तो लहू गरमा दिया, जितनी खूबसूरत बातें और जितनी मजे की बातें आपने की हैं, मेरे ख्याल में मेरी गुंजाइश नहीं रहती। आपका बहुत शुक्रिया। आपने नौजवानों के लिए और मेरे शाहीन एयरफोर्स के जो बच्चे सुन रहे होंगे उसके लिए आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो समर भाई सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से पाकिस्तान अवाम की खसूसी दुआओं की बदौलत हमें ये मौका मिल रहा है एक दफा फिर कि हम पाकिस्तान के अवाम के एतमाद का मजहर बन के सामने आए। आपने जैसे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह 1965 से लेके 71 और अब 2019 एंड लास्ट 2025, इसमें कोई वक्त ऐसा नहीं आया जबकि आपके शाहीनों ने आपको मायूस किया हो। अब देखें 65 देख लें, 71 देख लें, 2019 देख लें, 2025 देख लें, बड़ी ईमानदारी से सब असेसमेंट यही करते थे कि टेक्नोलॉजिकल एज भी है, क्वांटिटेटिव एज भी है और क्वालिटेटिव एज भी है एज फार एज इक्विपमेंट वाज कंसर्न। लेकिन जब अल्लाह की मेहरबानी हो और जब जज्बा गालिब हो, जब अल्लाह और उसकी राह में अपनी जाने हथेली पे लेके जाने का अज़्म हो, हम तो वो लोग हैं जो शहादत की तमन्ना करते हैं। मेरे जैसे बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं, हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका नहीं मिला। तो जब आप जान हथेली पे रखकर अपने मुल्क की बका के लिए सोचते हैं, तो फिर ऐसे ही लम्हे आते हैं जबकि दुनिया मुतहय्यर हो जाती है। आपने पूछा क्या हुआ, तो सर भाई सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र, उसके बाद ये जितनी भी क्वालिटी क्वांटिटी ये सब ज़ेर हो जाती हैं अगर आप फोकस रहते हैं, अगर आप अपने हदफ को और अपने टारगेट्स को सामने रखते हैं और एक ही जज्बा रखते हैं कि ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला आया है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी
आप बात कर सकते हैं वो ये है कि पायलट की ट्रेनिंग जिस तरह होती है, जिस तरह एयर डिफेंस के कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग होती है, और जो जज्बा जो हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर, एयर डिफेंस के ऑफिसर्स, एडमिन के ऑफिसर्स और जितनी सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो एक यक आहंगी के तहत एक डायरेक्शन की तरफ और एक सेंट्रलाइज एम के तहत जब ऑपरेट करते हैं, तो फिर यही रिजल्ट सामने आते हैं, यही फतेह सामने आती है, यही अल्लाह की नुसरत आती है। तो जज्बा, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, वो ऐसे ही तो नहीं कहते कि स्लीप टाइट पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मुझे एक बड़े सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा कि सर मुझे 2-3 दिन से इन्होंने हॉस्पिटल में रखा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे हॉस्पिटल से निकालो वरना मैं खुद भाग जाऊंगा, और वो खुद भाग के आ गए अपने स्क्वाड्रन के लिए। इसी तरह एक पायलट थे हमारे जो स्क्वाड्रन कमांडर थे, वो मेडिकली अनफिट थे। उन्होंने भी जाके कहा कि अगर आप मुझे मेडिकल इमरजेंसी फिटनेस नहीं देते तो मैं किस मुंह से अपने स्क्वाड्रन के लोगों की लाज रख सकूंगा। और फिर मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि जब हमने पायलट्स को, इंजीनियर्स को, इनको बुलाया अपनी ड्यूटी के लिए, और फिर हमने ये ब्रीफिंग के बाद कहा कि बेटा अब आप लोग घर चले जाएं क्योंकि अभी आपकी जरूरत नहीं है, तो यकीन करें समर, कोई बच्चा घर नहीं गया। वो जो कुर्बानी थी, लेकिन कुर्बानी, जज्बा सब अपनी जगह है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने जिस प्लानिंग के तहत, जिस ट्रेनिंग के तहत और जो कंसीव किया था प्लान, उसी को अप्लाई किया। 2019 में भी यही हुआ, 2025 में तो अल्लाह ताला ने खास मेहरबानी की। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करके आपको पास दोबारा माइक दूंगा, वो ये था कि आपने सरप्राइज ऐसा अचीव किया कि आपने डॉग फाइट और मिसाइल फायरिंग तो होती रहती है, लेकिन जो साइबर वॉरफेयर और जो आपने स्पेस वॉरफेयर का एक अमली मुजाहरा किया, वो दुश्मन सकते में रह गया और अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की और हम आज सुरखरू हुए। और ज़ाहिर है सर, अब जगहों के डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं और जो मॉडर्न एरा वारफेयर है उसमें तो जिस तरह हमने बात की कि सेटेलाइट और साइबर का बड़ा रोल है। भारत भी ज़ाहिर है इस पर काम कर रहा है। इस मरतबा तो उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ। पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार था और वो राफेल पर इन्वेस्टमेंट किए बैठे थे, उसी पर वो इतरा रहे थे कि हमारे पास राफेल आ गए हैं, अब हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन उन्हें सरप्राइज़ इतना बड़ा मिला कि वो बिल्कुल शशतर रह गए। आगे के वाले से भी ज़्यादा खतरा मौजूद है। किसी भी वक्त भारत की तरफ से जो है वो फिर से कोई जारहियत हो सकती है। तो सरप्राइज एलिमेंट अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के पास, या ये अब तक जो हमने किया वो भारत को ज़ाहिर सब कुछ पता लग चुका है कि पाकिस्तान के क्या क्या कर सकता है, सलाहियत क्या है हमारी? ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप इस वक्त फोकस है। हमने अपनी असेसमेंट कर ली है और हमने वो कमजोर पहलू जो किसी लिहाज से रह गए थे उनकी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी है। जो आपने बात की, यकीनन आप, ये वो दुश्मन है जो कि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए इंसानों को भी इंसान नहीं समझता। हम तो इसके पक्के और अजली दुश्मन हैं। इसलिए इस हमले को और इस जो आपकी एप्रीहेंशंस हैं उसको आप बिल्कुल दूर ना करें। ये दुश्मन जरूर वापस आएगा। इस जो सेहूनी ताकतों के थ्रू हमारे ऊपर जो अप्लाई कर रही है हिंदुआता सोच, उसने अपने इलेक्शंस को फेस करना है, उसने अपनी सुक्की मिटानी है, अपने सफारती महाज पे जो उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है उसको मिटाना है। तो उसके लिए ये आपके पास आएगा। लेकिन मैं आपकी जुबान के थ्रू कहलवाना चाहता हूं कि इसने, मोदी ने अपनी एयरफोर्स का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। आप ये सोचें कि एक ऐसी एयरफोर्स जो कि प्रोफेशनल एयरफोर्स है, उसका एयर चीफ 3 महीने बाद सो के उठता है, यक आंखें मलता है और आके कहता है कि हमने भी कोई जहाज गिराए। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तू वैसी सरदार मशहूर है तो तू अपनी सरदारी की लाज रखते हुए चुप कर जाता। अगर तुझे इतना ही था तो पहले बोल देता। लेकिन मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स का बेड़ा गर्क मोदी सरकार कर चुकी है। 2019 पे स्कोर 3 था, अब हमारा स्कोर 6 पे चला गया है और अब ये दावे हो रहे हैं कि 60-0 भी हो सकता है आने वाले वक्त में, अगर भारत मजीद कोई ऐसी जारियत करता है। ये रियलिस्टिक है ये 60-0 वाला जो एक हदफ है? देखिए, जज्बा तो होना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल जज्बा होगा, आपके टारगेट्स होंगे तो आप आगे चलेंगे। अगर आज ही मैं ये कहना शुरू कर दूं कि 6 के बाद जनाब 6 दूनी 12, तो बात तो नहीं बनती। बिल्कुल दर्जन वाले दिन गए।
और ये आपको यकीनन पता होगा, आप मुझसे ज्यादा बाखबर है, और जिस तरह माशाल्लाह आपने ये सारा नैरेटिव दिया, आई नो यू हैव लॉट ऑफ इनपुट्स इन इट, यू नो दैट इवन ड्यूरिंग दिस मई कॉन्फ्लिक्ट 2025 में हमारे पास इन जहाजों के ऊपर बहुत से लॉक थे, बट हमने थ्रेशोल्ड को ऊपर नहीं जाने दिया, और हमने एक नहायत पेशेवराना महारत के साथ जो टारगेट से हमने लेने थे वो ले लिए। उसके बाद हमने रिस्ट्रेन किया। आपको याद होगा समर भाई कि 2 से 3 दिन इनकी एयरफोर्स खड़ी नहीं हो सकी थी। कोई जहाज, जब हमारे जहाज गए थे, जब हमने इनके रेडार को अटैक किया और जब हम इनकी बैटरी को अटैक किया, तो हमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, तो वो तो एयरफोर्स लेट चुकी थी। तो मैं इशारतन नहीं कहना चाहता हूं कि इवन इस दफा भी बहुत कुछ हो सकता था, बट शहरयार की बात, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे है जहां से बच्चे नए शाहीन पैदा होते हैं, तो ये जज्बा रहना चाहिए। बताना भी फाइनली सर ये बताएगा कि अब जाहिर है जो हमने साइबर की फील्ड में हमने जो भारत को सरप्राइज किया है, उस पर भारत काफ़ी काम कर रहा है। हालिया ऑपरेशन में नाकामी के बाद इत्तलात ये भी आई कि जो इजरायली जो उनके साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो भारत को बड़ी मदद दे रहे हैं। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन आई थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, जो मुझे बताया गया था, वो तो ये था कि 10 साल तक भारत यहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ हम आज खड़े हैं साइबर की फील्ड में, बाकी जो टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो क्या समझते हैं कि जिसको मर्जी ले आए भारत, मुश्किल होगा जहाँ तक पहुँचना? एक मुसल्लमा हकीकत है, हमें कोई इसमें दो राय नहीं रखनी चाहिए कि इजराइल के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा है। तो हमें जो हम अगर आज एम हाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, ये आसान टारगेट नहीं है। एम हाई रखें, उसकी तैयारी फोकस होकर करें, तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर इसको भी अचीव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।